गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ नॉलेज। अभी तक जो मैंने पढ़ाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स नॉलेज। आज जो पढ़ने वो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान अर्जन करने की विधियां या तरीके क्या है, या ज्ञान के स्रोत क्या है। मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज या सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्योंकि नॉलेज इज ए पावर। नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान गुण है। ज्ञान जो है, ज्ञान के बिना हम अंधेरे में हाथ पैर मारते हैं। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को एक्वायर करने के लिए हमें कौन कौन से स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, या कौन कौन से सोर्सेस है, या कौन कौन से मेथड्स है। तो सबसे पहला जो प्रमुख जिसको कहा जा सकता है, वह है बुद्धि और विवेक, इंटेलिजेंट एंड विजडम। कोई भी नॉलेज लेने के लिए हमारे पास बुद्धि का होना जरूरी है। बुद्धि के साथ साथ विजडम का होना जरूरी है। नॉलेज केवल बुद्धि से नहीं, आपके विवेक से भी आती है। बुद्धि और विवेक जो है वो प्रमुख स्थान या प्रमुख साधन है ज्ञान के स्रोत का। अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि ज्ञान ग्रहण करने का प्रमुख साधन बुद्धि ही है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम एक शुद्ध ज्ञान, एक निर्मल ज्ञान, एक प्योर नॉलेज ले सकते हैं। जैसे सामने एक टेबल पड़ी है, तो हम अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा उस मेज को या उस टेबल को देखते हैं और देख के कहते हैं कि ये हरे रंग की है। छू कर देखते हैं तो अनुभव होता है कि ये कठोर है या चिकनी है। बजाकर सुनते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि ये मेज किस तरह की है। सूंघ कर देखते हैं तो इसमें चंदन की खुशबू आती है या लकड़ी की खुशबू आती है, तो हमें पता चलता है कि ये चंदन की लकड़ी की बनी हुई है या शीशम के लकड़ी की बनी। ये समस्त कार्य इंद्रियों के द्वारा अपने विषयों के रूप में संपन्न किए जाते हैं। जैसे आंख का काम है देखना, और नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, और इसी तरह से सूंघ कर, देख कर, सुनकर, खुशबू लेकर, या उसको स्पर्श करके, छू कर, और कान के द्वारा श्रवण करके हम उस वस्तु की विशेषताओं के बारे में और गुणों के बारे में अनुभव कर सकते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा ही हम उस वस्तु की गुण और विशेषताओं का अनुभव किया जा सकता है, परंतु बुद्धि और विवेक के बिना हम इन चीजों का अनुभव नहीं कर सकते। तो वास्तविक ज्ञान बुद्धि एवं विवेक ही है, क्योंकि ये एक प्रमुख साधन है। अगर किसी के पास बुद्धि ही नहीं है तो वह विश्लेषण और संश्लेषण क्या करेगा, वह गुण और दोष क्या देखेगा, या वो अपने अनुभवों को किस तरह से बताएगा।
तो इस तरह से बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि और विवेक, जैसे कि हमें कहा गया है कि गणेश जी के द्वारा हमें विजडम मिलता है। बुद्धि हर किसी के पास होती है, लेकिन विजडम विजडम एक अलग चीज है, जो जिसे हम विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब है कि हम न्यायशील होना किसी भी वस्तु के प्रति। न्यायशील यानी कि ये सत्य है या असत्य है, निर्णय करना, ये विवेक का कार्य है। तो बुद्धि और विवेक ये प्रमुख स्रोत है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले तो सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंद्रियों के ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। बुद्धि और विवेक तो है ही, लेकिन इंद्रियों के द्वारा हम व्यवहारिक संसार को, जो हमारा बाहरी संसार है, जो हमारा मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, या जो हम जिस जगत को अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी त्वचा से, या सूंघने से, छूने से, देखने से, सुनने से, ये स्पर्श करने से, जब हमें उन चीजों के बारे में पता चलता है, तो उसे हम सेंस ऑर्गन द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का साधन मानते हैं। इंद्रियों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत भी कहा जाता है। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी कि जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी कि मेन कार्य जो हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमें कोई बुक पढ़नी है, हमने कोई टीवी देखना है, हमें कोई रेडियो सुनना है, या हमें किसी विद्वान के द्वारा बताई हुई बात को सुनना है, तो बिना इंद्रियों के हम वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इंद्रियों को सेंस ऑर्गन हमारे 5 है। मेन हमारे 5 है: आँख, कान, मुंह, नाक और हाथ, त्वचा। यानी कि हम छूकर, सुनकर, चखकर, गंध का अनुभव करके, देखकर जो अनुभव करते हैं, उसी का हम संश्लेषण और विश्लेषण करते हैं। उसी से हम गुण और दोष बताते हैं, उसी से हम अनुभव को बताते हैं, और उसी के द्वारा हम किसी चीज को सत्य या असत्य भी बता सकते हैं। तो सेंस ऑर्गन जो है वो मेन सोर्सेस है नॉलेज को प्राप्त करने का। क्योंकि सेंसेस आर, मैंने बताया ना, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी कि इंद्रिया जो है ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। ये इंद्रियों के द्वारा ही व्यक्ति स्वार्थिक ज्ञान प्राप्त करता है इस व्यवहारिक जगत का। क्योंकि ये जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सामने है, जिसको हम सुन सकते हैं, छू सकते हैं, और उसका स्वाद ले सकते हैं, और उसका अनुभव बता सकते हैं, तो ये काम केवल इंद्रियों के द्वारा ही हो सकता है। जैसे आंखों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के रूप, रंग एवं आकार का ज्ञान, नाक के द्वारा विभिन्न गंधों का ज्ञान, त्वचा के द्वारा विभिन्न पदार्थों की कठोरता और कोमलता का ज्ञान, कान द्वारा विभिन्न आवाजों का ज्ञान, जीभ द्वारा विभिन्न पदार्थों का स्वाद। इस प्रकार इंद्रिया ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण एवं प्रमुख स्रोत माना जाता है। सेंसिस ऑर्गन जो पहला स्रोत है, तो ये बिना बुद्धि और बिना विवेक से नहीं आ सकता। सेंसिस ऑर्गन भी बुद्धि और विवेक से ही किया जा सकता है। फिर सेकंड है अनुभव, एक्सपीरियंस। अनुभव को ज्ञान का सेकंड सोर्स माना जाता है, द्वितीय स्रोत माना जाता है। व्यक्ति अपने अनुभव की जाने वाली किस अवस्थाएं या ज्ञान में वृद्धि करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति जनवरी एवं जून के माह में
मौसम एवं जलवायु के संबंध में अनेक प्रकार के अनुभव करता है। जैसे जनवरी में हम सर्दी का अनुभव करते हैं, जून में हम गर्मी का अनुभव करते हैं। इन अनुभवों के आधार पर ही हम जलवायु और मौसम के बारे में, उसकी भिन्नता के बारे में बता सकते हैं, उसकी समानता के बारे में बता सकते हैं। अतः अनुभव भी प्रमुख स्रोत है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान का विस्तार करता है और वस्तु या व्यवस्था के प्रति जो अनुभव किया जाता है वह ज्ञान सत्य एवं प्रमाणिक होता है। क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस के द्वारा नॉलेज गेन करते हैं वो ट्रूथ है और वैलिडिटी का उसका पता चलता है कि ये प्रमाणिक है और सत्य है। क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है वह उस वस्तु का गुण नहीं होता, वरन वह ज्ञाता के द्वारा अनुभव किए जाने वाला गुण होता है। क्योंकि जिसे उसके बारे में नॉलेज होगी, जिसको उसके बारे में अनुभव होगा, वो उस अनुभव को बताएगा। दूसरों के द्वारा बताया हुआ अनुभव या अपने द्वारा किया हुआ अनुभव को संदेह की दृष्टि से नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान का सत्य स्वरूप होता है। अतः व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न ज्ञानात्मक तथ्यों को सत्यता एवं प्रामाणिकता से संबंधित तथ्यों को श्रेणी में रखा जाता है। अनुभव भी सत्य एवं प्रामाणिक ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। यह अनुभव जैसे हमारे द्वारा कोई किया गया अनुभव या दूसरे के द्वारा किया गया अनुभव बताने से हमें उसके अनुभव के बारे में पता चलता है और नॉलेज का ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुर्की में भूकंप आया तो टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा हमें वो उन्होंने बताया, उन्होंने सुना और कई लोगों के इंटरव्यू लिए गए जिन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस तरह से भूकंप आया और कैसे आया। तो ये जो देखा गया, सुना गया और अनुभव किया गया, जिसने अपनी आप बीती सुनाई, वो अनुभव ही सत्य और प्रमाणिक है। तीसरा है साइंस, विज्ञान। विज्ञान ने मानव के जीवन को सुखमय बनाने के लिए तथा प्रत्येक वस्तु को वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि साइंस साइंस के अंदर ही आज मास मीडिया भी आता है। हम यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप जो आजकल चले हुए हैं, गूगल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, या जो इतने विज्ञान आविष्कार हुए हैं, जैसे चंद्रमा पर पहुंचना और उसके बारे में जो हमारे भ्रामक, जो हमने एक धारणाएं बनाई हुई थी चंद्रमा की, वो वहां की वास्तविक स्थिति वैज्ञानिकों के द्वारा जनता को बताना, या आपने जितने भी पृथ्वी के अंदर, समुद्र के अंदर क्या क्या वस्तुएं हैं, ये साइंस ने बहुत ज्ञान के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की है साइंस ने। क्योंकि साइंस ने इतने आविष्कार कर दिए हैं जी, हम घर बैठे ही हमें सारे ज्ञान प्राप्त होता है कि चंद्रमा की वास्तविक स्थिति क्या है, समुद्र की वास्तविक स्थिति कितनी है, या समुद्र कितना फैला हुआ है, पृथ्वी के अंदर क्या है और आकाश के ऊपर क्या है। तो ये सारी जो खोज है या विज्ञान ने जितना भी किया, ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करने का एक चमत्कारी स्रोत माना जाता है, जो कि विज्ञान के द्वारा बना। तो विज्ञान भी एक प्रमुख स्रोत का कार्य करता है, जो कि हमें वास्तविक स्थिति बताता है, एक्सपेरिमेंट करके, इन्वेस्टिगेशन करके या ऑब्जर्वेशन करके, तो अवलोकन के द्वारा, खोज के द्वारा, खुदाई के द्वारा, हम और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, उसमें प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके, तो ये चीजें हमें वास्तविक ज्ञान को, हमारी जो एक झूठी कथाएं या किसी के प्रति भ्रामक धारणाएं बनी हुई थी, उसको खत्म करके एक वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराना, ये भी
साइंस का कार्य। फिर है कि चिंतन, थिंकिंग। थिंकिंग, चिंतन ज्ञान का एक प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए नेशनल नॉलेज भी कहते हैं। यानी कि हम चिंतन द्वारा, तर्क के आधार पर उसकी पूर्णतः सत्य को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को हम हाई लेवल पर ले जाते हैं। ये ज्ञान उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। क्योंकि किसी ने कोई बात की, हमने उसको एज इट इज मान ली, वो तो है सामान्य ज्ञान। लेकिन हम अगर हाई लेवल पर कोई चीज जानना चाहते हैं, उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में थिंकिंग करेंगे, रेशनल यानी कि तार्किक बुद्धि के द्वारा तर्क करेंगे। तर्क के आधार पर, उसको वाद विवाद के आधार पर उसके बारे में चिंतन करके ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है। प्रमुख दार्शनिक विचारधारा जो होती है वो तो ये कहते हैं कि चिंतन जो है वो प्रमुख स्रोत है, क्योंकि चिंतन के माध्यम से किसी वस्तु के समस्त पक्षों पर विचार किया जा सकता है, यानी कि उसकी संपूर्ण दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया जाता है चिंतन के द्वारा। क्योंकि चिंतन के द्वारा ही उसका किसी भी वस्तु का या किसी भी उसका विश्लेषण या विश्लेषण का सहारा लिया जाता है, तभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हम जो भी कंक्लूड निकालेंगे, पहले उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे, उसके गुण देखेंगे, दोष देखेंगे, वो कितना सत्य है, कितना असत्य है। तो ये इसका प्रमुख स्रोत चिंतन करने से है, लॉजिक करने से है, वाद विवाद करने से है, उसके तह तक जाने से है, उसका संपूर्ण ज्ञान लेने से है, उसका सामूहिक विचारधारा से हम उस ज्ञान को सकते हैं। फिर है माइंड और इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि। मैंने तो पहले ही बताया है कि बुद्धि और विवेक, ये दोनों जो है, ये किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्योंकि हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके ऑब्जर्व के हाथ में वो कितना उपयोगी है, वो मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है, वो इस वातावरण में कितना उपयोगी है, उन विभिन्न संवेदनाओं को, उस विभिन्न जितनी भी संवेदनाएं हैं उससे जुड़ी हुई, उसका संश्लेषण और विश्लेषण करके सत्य एवं प्रमाणिक ज्ञान पर पहुंचा जा सकता है। किसके द्वारा, बुद्धि और विवेक के द्वारा, माइंड और इंटेलिजेंट के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा, बुद्धि और विवेक के द्वारा हम किसी भी स्थूल चीज की, कोई भी स्थूल वस्तु की संवेदनाओं को परखते हैं, उसका ऑब्जर्व करते हैं। इसके द्वारा अनेक प्रकार के ज्ञान ज्ञान की सत्यता और प्रामाणिकता की जांच की जाती है। बुद्धि के अभाव में ज्ञान को सत्य और प्रामाणिक स्वरूप देना नहीं, संभव नहीं हो सकता। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना बुद्धि के हम किसी भी ज्ञान को, उसकी सत्यता और प्रामाणिकता स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते। अतः बुद्धि और विवेक ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। मैंने पहले ही बताया, लॉजिक, लॉजिक जो चिंतन का ही पार्ट है। बर्कले, अकॉर्डिंग टू बर्कले, बर्कले ने कहा है कि तर्क को ज्ञान का मेन स्रोत माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है। उसका मानना है कि ज्ञान के विस्तार में, अगर हम ज्ञान को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, तो व्यापक रूप से जानने के लिए हमें तार्किक विश्लेषण को करना पड़ेगा। प्रत्येक घटना का तार्किक विश्लेषण ही नवीन विचारधारा को जन्म देता है।
बिना तर्क के द्वारा हम स्थूल अध्ययन करते हैं। तो किसी के बारे में अंधविश्वास ना करके, बल्कि उसको उसको उस घटना का तार्किक विश्लेषण करके और उसके दार्शनिक ज्ञान के क्षेत्र में उसको स्थान दिया जाता है और उसकी सत्यता और प्रमाणिकता कर पहुंचा जा सकता है। तो तर्क जो है, तर्क कैसे होगा? प्रश्न पूछकर। जब किसी विषय का हम श्रवण करते हैं, हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हम टीचर से पूछते हैं, माता पिता से पूछते हैं, या किसी विद्वान से पूछते हैं, या विज्ञान से पूछते हैं, या किसी पुस्तकों का सहारा लेते हैं, या गूगल का सहारा लेते हैं। तो हमारे जो मन में इतने विचार प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों के तथ्यों को विषय से जोड़ने का प्रयास करते हैं और इन प्रश्न पूछकर अपने विवेक से नवीन विचारधारा प्रकट करते हैं और अपने प्रश्नों को खोजने के बाद ज्ञान का अर्जन करते हैं। यानी कि तर्क और चिंतन जो है, वो क्या करता है? प्रश्नों को पूछना। और उसके अलावा हमारी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि जेम्स वाट ने भाप की शक्ति को, केतली उसने रखी, उसमें भाप उड़ रही थी और केतली ऊपर नीचे जा रही थी। तो उसने जब ये एक्सपेरिमेंट देखा, जब उसने ये चीज देखी, तो देखने के बाद उसने चिंतन किया, तर्क किया, चिंतन किया और उस भाव की शक्ति को खोज निकाला। यानी कि तर्क, लॉजिक और थिंकिंग या प्रश्न पूछकर या अपनी एक्टिवनेस के द्वारा, क्रियाशीलता के द्वारा। क्योंकि अगर हम सुस्त होकर बैठे रहेंगे, कईयों ने देखा होगा अग्नि में भाप को बनते हुए, कईयों ने देखा होगा, पर उन्होंने कोई क्रिया नहीं की, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं किया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया, अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। और जब जेम्स ने इसको देखा, तो उसने अपनी लॉजिक और अपने चिंतन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने विवेक को, अपनी एक्टिवनेस को प्रयोग करके बताया कि भाप में शक्ति है। तो इस तरह से हमारा जो ज्ञान है, वो तर्क चिंतन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, क्रियाशीलता के द्वारा, अपने विजडम के द्वारा, अपने प्रतिभा प्रदर्शन के द्वारा, तर्क के द्वारा, प्रश्न पूछकर, अपने जो इंटरेस्ट क्रिएट करके, अगर हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तब भी हम नॉलेज नहीं ले सकते। हमें किसी चीज का इंटरेस्ट है, जैसे किसी को साइकिल चलाने का इंटरेस्ट है, स्कूटर चलाने का इंटरेस्ट है, तो वह इस स्किल को सीखने का प्रयास करता है, नॉलेज लेने का प्रयास करता है। तो उसमें जो महत्वाकांक्षा भी है, अगर उसमें एम्बिशियस नहीं है, तब भी वो नॉलेज नहीं कर सकता। तो एम्बिशियस भी एक मेथड है ज्ञान प्राप्त करने का। और स्किल भी, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपके अंदर अगर सीखने का कोई क्षमता है, लर्निंग पावर है, एम्बिशियस है और इंटरेस्ट है, तभी आप कोई चीज सीख सकते हैं। तो ये भी नॉलेज प्राप्त करने के स्रोत या नॉलेज को प्राप्त करने का मेथड कह सकते हैं, कि हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट होना, हमारी स्किल डेवलप होना, हमारी क्रिएटिविटी होना। तो ये चीजें भी ज्ञान प्राप्त करने के साधन माने जाते हैं। तो किसी भी सूचना को हम विद्यालय में या पुस्तकालय में, या हम टीवी के माध्यम से, गूगल से, यूट्यूब से, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान में अगर हमें इंटरेस्ट है, तो हम उस ज्ञान की सत्यता और प्रमाणिकता अपने लॉजिक और विजडम के द्वारा प्राप्त करते हैं। मैं आपको बताऊं कि विजडम जो है, इंट्यूशन का नाम, इंट्यूटिव नॉलेज, ये भी एक स्रोत है किसी, ये वैसे तो इंट्यूशन नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज भी कह सकते हैं, जो कि हमें पहले से ही संवेदना आ जानी, या हमें कुछ इंट्यूशन हो जाना, कुछ
घटना होने से पहले ही हमें उस घटना के प्रति जानकारी हो जाना, तो उसको इंट्यूटिव नॉलेज या इंट्यूशन नॉलेज कहते हैं। तो ये भी एक ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत है कि ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इंट्यूटिव नॉलेज से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कि ऑथेंटिकेटिव नॉलेज, यानी कि जो हमारे ऊपर अधिकारी वर्ग है, जैसे माता पिता है, स्कूल में टीचर है, यूनिवर्सिटी में अध्यापक हैं, या यूनिवर्सिटी के कोई हैं, तो जो वो बताते हैं तो उसका हम प्रमाणिकता और सत्य मान लेते हैं, तो उसको हम ऑथेंटिकली नॉलेज कहते हैं। या किसी सरकारी के द्वारा घोषणा होने पर ये भी हमें नॉलेज का एक पार्ट है। फिर एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितने भी आविष्कार होते हैं, उन पे जो रिजल्ट आता है, जो निष्कर्ष होता है, जो अनुभव बताया जाता है, वो भी नॉलेज का पार्ट है। वैल्यूज एंड आइडियल्स, बड़े बड़े संत या बड़े बड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति, पुजारी, पंडित, और हम जो भी कह सकते हैं कि वो हमें वेदों के बारे में, अपने संस्कार, संस्कृति और संस्कार के बारे में जो बातें बताते हैं, हम उनसे भी नॉलेज लेते हैं वैल्यू और आइडियल्स के द्वारा। जितने भी उनके आइडियाज होते हैं, आइडियल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जैसे गीता का ज्ञान है, तो इस प्रकार के जो बाइबल है, गीता है, रामायण है, वेद है, तो इनसे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमारे से वैल्यू बनते हैं और आइडियल बनते हैं। जैसे शुरू से ही बच्चे को सिखाया जा सकता है माँ बाप के द्वारा कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं है, तो इस ये चीजें बच्चे के मन में बैठ जाती हैं और उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विजडम, मैंने कहा ना कि इंट्यूटिव नॉलेज भी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं एग्जांपल देती हूँ विवेक के बारे में, कि कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, वकीलों की बहस हो रही है, और उसमें कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो जज अपने विजडम से भी करता है, जिसका प्रूफ नहीं होता, तो निर्णय के द्वारा, विजडम के द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं। तो विवेक और बुद्धि जो है वो भी ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत है, जिसको माना जाता है कि हम इसके द्वारा, हम मेथड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, एक तो है सेंस ऑर्गन, फिर है एक्सपीरियंस। सेंस ऑर्गन्स को हम इंपीरिकल नॉलेज भी कह सकते हैं, इंपीरिकल नॉलेज भी सेंस ऑर्गन का एक पार्ट है। और एक्सपेरि रेशनल, रेशनल कौन सा है? तर्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा, लॉजिक रोग के द्वारा, ये रेशनल नॉलेज है, तो हम इसको रेशनल नॉलेज कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल, जो कि हम साइंस कह सकते हैं, विज्ञान, जिसमें हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हमें नॉलेज का भंडार मिलता है। चिंतन, चिंतन में तो वही तर्क आ जाता है, थिंकिंग करना, अपने एक्सपीरियंस बताना, ये भी एक प्रमुख स्थान है। और थिंकिंग और लॉजिक में ये सारी चीजें आ जाती है, इंटरेस्ट, लॉजिक एंड थिंकिंग, आस्किंग क्वेश्चन, एक्टिवनेस, इंटेलिजेंस, या ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज। तो ये चीजें जो है, बिना क्रिएटिविटी, इसके बिना नॉलेज हम नहीं ले सकते। तो इन नॉलेजों को लेने के लिए हमें सबसे ज्यादा ज्ञान और विवेक का प्रयोग किया जाता है। तो ये था ज्ञान के स्रोत, जो कि हमें रेडियो के द्वारा सूचनाएं मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रयोगकर्ता के द्वारा, और विश्लेषण, जो फैक्ट का एनालिटिक करते हैं, जितने भी तथ्य हैं या जितने भी डाटास हैं, उनको वो विश्लेषण करते हैं। जैसे विद्यालय में संगीत है, गीत रचना है, कविता है, गायन है, या जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं,
ये भी ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत है। हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच जितनी भी है, मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि विश्व धर्म या विश्व शांति का पाठ पढ़ाना, तो ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए बताते हैं। क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र, मैंने कहा, लिमिट नहीं है, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, तथा उसको एक बहुत बड़े समूह एवं जन समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्योंकि ज्ञान कोई लिमिटेड नहीं है, जिसको हम कहें कि हम अनुभव के द्वारा या सेंस ऑर्गन के द्वारा या साइंस के द्वारा या ट्रेडिशनल के द्वारा, इसमें तो ज्ञान की सत्यता, वेदता, विश्वसनीयता को ढूंढने के लिए हमें प्रयोग, ऑब्जर्वेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, वैलिडिटी भी देखनी पड़ती है, उसको साइंस का भी सहारा लेना पड़ता है, उसकी प्रामाणिकता भी देखी जाती है, उसकी स्थिरता भी देखी जाती है, उसको सार्वभौमिकरण भी देखा जाता है। तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक भी है, उसे प्रत्येक समाज, क्षेत्र एवं देश में स्वीकार भी किया जाना चाहिए। ज्ञान का संबंध विज्ञान से भी है, जिसमें प्रत्येक तथ्य को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञान में स्थिरता का भी समावेश होता है, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित भी हो सकता है, माता पिता केंद्रित भी हो, इसमें नवीन अनुसंधान भी किए जाते हैं। ज्ञान का मूल में प्रामाणिकता का भी समावेश होता है। ज्ञान का क्षेत्र किसी व्यक्तिगत विचारधाराओं से कोई प्रभावित नहीं होता, इसे सामूहिक रूप से देखा जाता है और इसकी सत्यता और प्रामाणिकता भी देखी जा सकती है। ज्ञान में यथार्थता का भी भाव होता है। ज्ञान में सभी व्यक्तियों का विश्वास निहित होता है। विज्ञान संबंधी सभी तथ्य सामान्य रूप से सभी प्रकार द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। ज्ञान को अंतिम जो क्रिया है या अंतिम सत्य है के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए ज्ञान जो है वो सत्यता और असत्यता की स्थिति में, सूचनाओं में जो सत्य और असत्यता भी पाई जाती है, वो विजडम के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम उसकी सत्यता को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान के स्रोत जो है, मैंने बताया ना, ज्ञान जो है वो बहुत विशाल है, व्यापक है, तो उसे, उसके स्रोत भी उतने ही व्यापक होने चाहिए। क्योंकि ज्ञान की हम सत्यता जानना चाहते हैं, प्रामाणिकता जानना चाहते हैं, सार्वभौमिकता जानना चाहते हैं, स्थिरता जानना चाहते हैं, तो ज्ञान को प्राप्त करने के साधन जो है वो भी विभिन्न प्रकार के हैं। सेंसिस ऑर्गन तो एक पार्ट है, उसके अलावा हमारे लॉजिक, चिंतन या हमारे जितने भी अथॉरिटेटिव पर्सन है, जो हमें ज्ञाता है, जो हमें ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से ज्ञान का विस्तार प्राप्त करने के लिए ज्ञान के विभिन्न स्रोत है, जो इंपिरिकल भी है, एक्सपेरिमेंटल भी है, और एक्सपीरियंस के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें रेशनल के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ज्ञान के स्रोत भी विभिन्न प्रकार। अब किसी ने कोई क्वेश्चन बीच में पूछना हो तो बताओ, ज्ञान के स्रोत के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट को ज्ञान के स्रोत